आवाज़ की दुनिया के एक जाने माने नाम रहे या अब भी जिन्हें जो लोगों के जहन में मौजूद हैं, किशन शर्मा। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि वो दौर, उस दौर में कलेक्टर से भी बड़ा रुतबा। मैं कहूँगा कि उस समय रेडियो आर्टिस्ट होना ही बहुत बड़ी बात थी। मैं भाग्यशाली रहा हूँ कि उस दौर में था। लता दीदी का आप इंटरव्यू करने गए और पहला ही सवाल आपने इस तरीके से दाग दिया। देखिए उस समय क्या था, मैंने कहा ना रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, लेकिन मैं लता जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आवाज के माध्यम से तो आपने सारे रोल निभा दिए, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में ना आप पत्नी बनी ना आप माँ बनी, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आप अपूर्ण रह गए हैं? क्योंकि नारी पूर्ण तब मानी जाती है जब माँ बनी। एक सेकंड को तो लता जी का चेहरा देखने लायक हो। अब ये भी जो है, ये आवाज की दुनिया के दोस्तों, हाँ, ये टैगलाइन जो है ये जनरली अमीन सयानी के नाम के साथ में ही जोड़ी जाती है, लेकिन ये एक्चुअल में आपकी है। एक्चुअल मेरी है। अमीन सयानी साहब बोलते थे, बहनों और भाइयों, आपका दोस्त अमीन सयानी हाजिर है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, किशन शर्मा नमस्कार, ये मेरा सिग्नेचर ट्यून हो गया। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूसी न्यूज़, आपके साथ मैं दिव्येश द्विवेदी। यूसी न्यूज़ के पॉडकास्ट के माध्यम से हम अलग अलग क्षेत्रों की शख्सियतों से हमारे दर्शकों को रूबरू कराते हैं और उनके जीवन का जो पूरा का पूरा सार है, निचोड़ है, उनका अनुभव है, वो हमारे दर्शकों तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब तक कई लोगों को आपने देखा और सुना है। आज की कड़ी में, आज के एपिसोड में हम जिनसे हमारे दर्शकों को रूबरू करवाने वाले हैं वो बेहद ख़ास हैं, बेहद विशेष हैं। उनका तारुफ कराने से पहले मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहूँगा कि आज के समय में हम देखते हैं कि जिस तरीके से किसी IAS ऑफिसर का, कलेक्टर का या पुलिस कमिश्नर का रुतबा रहता है, आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले अगर आप आकाशवाणी में, ऑल इंडिया में या विविध भारती में अनाउंसर हों तो ठीक उसी तरीके का रुतबा आपका हुआ करता था। बदलते दौर से रेडियो बहुत हद तक बदल गया है, बहुत विविधताएं उसमें आ गई हैं। ये क्या कुछ विविधताएं हैं, इसका पूरा जो यात्रा है वो किस तरीके से रही, इसी पर हम बातचीत करेंगे। और आवाज़ की दुनिया के एक जाने माने नाम रहे या अब भी जिन्हें जो लोगों के जहन में मौजूद हैं, किशन शर्मा, वो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। इनसे ढेर सारी बातें होंगी, ना केवल आकाशवाणी की बातें होंगी, ऑल इंडिया रेडियो की बात होंगी, विविध भारती की बातें होंगी, बल्कि जो एक दौर का हमारा जो पूरा का पूरा सिनेमा जगत रहा है, उस जगत में क्या कुछ चीज़ें घटी, क्या कुछ हुई, क्योंकि बहुत सारे लोगों से जो है वो किशन शर्मा का आज तक संबंध जो है वो बना हुआ है और बड़े एक तरीके से प्रसिद्ध उद्घोषक के रूप में उन्होंने अपनी जीवन की एक महत्वपूर्ण यात्रा की है। किशन शर्मा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लगता है कि बड़ा मज़ा आने वाला है आपसे बातचीत करके। मुझे तो मज़ा आएगा, बाकी को क्या होगा मैं नहीं जानता। आपका अनुभव बताया कि आप जब भी किसी का इंटरव्यू करते थे जी, तो आप सवाल साथ में नहीं रखते थे, और एक अनुभव आपने बताया मुझे लता दीदी के साथ का, जी जी कि जी, किस तरीके से वो पूरा का पूरा इंटरव्यू रहा और उसमें क्या कुछ आपको अनुभव रहे। तो कुछ इसी तरीके का आज पैमाना मैंने भी जो है अपने लिए बहुत अच्छा सेट किया है। और मैं कोई सवाल नहीं है मेरे पास में, बस हम बातचीत करेंगे आपके साथ जी में। जी जी जी। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि वो दौर, उस दौर में कलेक्टर से भी बड़ा रुतबा, क्या कुछ वो अनुभव था और क्या कुछ वो पूरी यात्रा थी? मैं कहूँगा कि उस समय रेडियो आर्टिस्ट होना ही बहुत बड़ी बात थी। आप सोचिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उनके लेटर हेड पे लिखा होता था, शहनाई विजार्ड उस्ताद बिस्मिल्लाह खां रेडियो आर्टिस्ट। तो हर कलाकार रेडियो आर्टिस्ट लिखने में एक गौरव महसूस करता था। तो जो रेडियो में अनाउंसर हो गया या और किसी पद पर आ गया, उसको तो लोग पता नहीं क्या समझते थे। मैं भाग्यशाली रहा हूँ कि उस दौर में था जब रेडियो ही
एकमात्र माध्यम था, मनोरंजन का भी, जानकारी का भी, पढ़ाई का भी, कृषि का भी, हर चीज़ का। आज तो इतने सारे चैनल्स हैं कि लोगों को मालूम ही नहीं रहता कि वो कौन सा चैनल सुन रहे या देख रहे थे। लेकिन उस समय की स्थिति वास्तव में ये थी कि अनगिनत घरों में रेडियो एक बार ऑन हो गया तो वो ऑन ही रहेगा, रात को लोग सो भी जाएंगे, रेडियो ऑन है, सुबह अपने आप उसकी सिग्नेचर ट्यून से लोग उठेंगे। ये स्थिति होती थी। कोई विशेष कार्यक्रम किसी को कहीं सुनना है तो वो सुई बदलते थे, अदरवाइज सुई भी वहीं रहेगी। तो उस जमाने में होना वो अपने आप में मेरे लिए बहुत भाग्यशाली रहा। और जो कुछ किशन शर्मा बन गया या बना दिया गया, उसमें वास्तव में मेरा कोई योगदान नहीं है। न मैंने कोई उसके प्रयास किए, न मैंने कोई मेहनत की। ये आकाशवाणी की देन रहा। किशन शर्मा सैकड़ों अनाउंसर के बीच में खड़ा है, लेकिन किशन शर्मा ऑफ ऑल इंडिया रेडियो होते ही एक अलग स्टेज बन गया। वो ऑफ जो ऑल इंडिया रेडियो है उसने मुझे आगे बढ़ा दिया, और उसकी वजह से राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, मंत्री लोग, राज्यपाल जी, मुख्यमंत्रीगण, ये सब व्यक्तिगत रूप से जानते थे। अच्छा, उस समय ऐसे कोई सिक्योरिटी के बंधन भी नहीं थे जैसे आज है। उस समय तो हम प्रधानमंत्री के निवास पर आराम से जाते थे, सबको मालूम था ये रेडियो वाले, और उनसे व्यक्तिगत पहचान होती थी। आपकी जीवन यात्रा जो रही है उसको अगर आप हमारे दर्शकों के साथ में साझा कर पाएँ, बता पाएँ कि किस तरीके से ये पूरी यात्रा रही है, कहाँ से शुरुआत हुई और फिर कैसे जुड़ाव आकाशवाणी से, ऑल इंडिया रेडियो से हुआ? खुर्जा में अगर सच पूछिए तो मेरा कोई अनाउंसर, बहुत बड़ा अनाउंसर मेरा रोल मॉडल नहीं था। खुर्जा में जो रिक्शा में या तांगे में एक माइक लेकर, एक स्पीकर लगाकर रोज़ गलियों से गुजरता था, आज रात नॉवेल्टी के पर्दे पर देखिए फिल्म, ये मैं देखता था, उसके पीछे पीछे बच्चे भाग रहे हैं और वो पर्चे फेंकता जाता था। तो मैं उसके जाने के बाद कमरा बंद करके या सीढ़ियाँ बंद करके ऐसे ही चिल्लाता था। तो मेरा रोल मॉडल वो था। वहाँ से दिमाग में ये रहा कि मुझे बोलना है। इत्तेफाक से मेरी बड़ी बहन जी ने आकाशवाणी को एक पत्र लिखा कि मेरा भाई बहुत अच्छा गाता है और उसे हम रेडियो पे लाना चाहते हैं। तो वहाँ से जवाब आया कि भाई आपको ऑडिशन देना होगा, टेस्ट होगा, ये होगा। मैं गया ऑडिशन के लिए और फेल हो गया। थोड़ा तो दिल को झटका लगा कि मैं फेल कैसे हो गया, लेकिन फिर एक जिद आ गई कि अब तो मुझे रेडियो पे जाना ही है। इत्तेफाक से ये हुआ कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के दूसरे साल में उस समय पढ़ रहा था। खुर्जा शहर वैसे बड़ा छोटा है, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल उस समय ICS IAS हुआ करते थे। तो ICS थे जगदीश चंद्र माथुर साहब, JC माथुर, बहुत बड़े लेखक, ड्रामा के माने हुए व्यक्ति, लेकिन ICS थे। वो डायरेक्टर जनरल थे, वो खुर्जा के थे। विविध भारती के जो प्रमुख थे पंडित नरेंद्र शर्मा जी, वो खुर्जा के थे, और कई लोग खुर्जा के ऐसे थे जो रेडियो से जुड़े थे। उस समय एक विज्ञापन आया कि आकाशवाणी के लिए अलग अलग केंद्रों के लिए उद्घोषक की आवश्यकता है। मैंने एक एप्लीकेशन भेज दी। पहले रिटन टेस्ट हुआ। देखिए, आज कुछ नहीं होता, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं, 1963। रिटन टेस्ट हुआ, मैं पास हो गया। उसके बाद वॉइस टेस्ट हुआ,
ऐसे मुश्किल मुश्किल शब्द दिए गए बोलने के लिए, सुशोभित, इजाज़त, कि मालूम पड़े कितना आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर है। मैं उसमें भी पास हो गया। दिल्ली आकाशवाणी भवन में जाना एंड वहाँ उस समय के लोग, पंडित रविशंकर जी आकाशवाणी में, अनिल विश्वास साहब आकाशवाणी में, पंडित नरेंद्र शर्मा साहब आकाशवाणी में, एक से एक बढ़ के लोग वहाँ पर आकाशवाणी में थे। उनसे सीखने को जो कुछ मिला। अब मुझे ट्रेनिंग देने के लिए आए अशोक वाजपेयी साहब, मेलविल डिमेलो साहब, देवकीनंदन पांडे साहब, इन लोगों के नाम सुने थे, उनसे व्यक्तिगत मिलना और फिर थोड़े थोड़े रिश्ते बनते गए। पता नहीं क्या हुआ, हर एक आदमी को ऐसा लगा कि मेरे अंदर कुछ है, तो वो मुझे अलग एक कैटेगरी में रख देते थे, तो ये कर ले। उस चक्कर में पंडित नरेंद्र शर्मा साहब ने मुझे एक कार्यक्रम दे दिया। बोले गैर फिल्मी गानों का कार्यक्रम 15 मिनट का होता है, वो तू पेश कर। उस समय का माहौल शायद आपको याद हो, फिल्मी गानों से भी ज़्यादा गैर फिल्मी गाने बहुत सारे, वो बहुत लोकप्रिय होते थे। हजारों रिकॉर्ड बिकते थे उनके, और लोग फिल्मी गानों को सिर्फ सुनते थे, ये तो सजा कर रखते थे घरों में। तो वो प्रोग्राम मुझे मिल गया। मैं उसे अपने ढंग से ज़रा सजा के प्रस्तुत करता था। उस समय ऑल इंडिया रेडियो की अपनी एक रिकॉर्ड कंपनी होती थी, वो सिर्फ रेडियो के लिए, उसे आकाशवाणी ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज कहते थे, ATS। उसके जो रिकॉर्ड बनते थे वो कंपनियों के रिकॉर्ड से थोड़े से बड़े होते थे, लेकिन स्पीड वही रहती थी 78। और उसकी विशेषता ये रहती थी कि एक तो वो बाहर मिलेंगे नहीं, और सारे रिकॉर्ड बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं, निडल, उनके अंदर से बाहर की तरफ निडल आती थी। तो वो भी रिकॉर्ड आते थे। उनमें सबसे मशहूर गीत उस समय का था, नाच रे मयूरा, खोल कर सहस्र नयन, देख सघन गगन मगन, एक सरस स्वप्न जो कि आज हुआ पूरा, नाच रे मयूरा। पंडित नरेंद्र शर्मा जी का लिखा हुआ, अनिल विश्वास साहब का कंपोज किया हुआ, और मन्ना डे साहब का गाया हुआ। तो उसकी बहुत फरमाइश आती थी। बच्चन साहब का गीत था, मयूरी नाच मगन मन नाच, गगन पर सावन घन छाए, वो अनिल विश्वास जी ने ही कंपोज किया था और मीना कपूर जी ने गाया था। तो ऐसे बहुत सारे गीत मैं बजाता जाता था, कॉमर्शियल भी और आकाशवाणी के भी। एक दिन मुझे एक रिकॉर्ड हाथ में आया, मुझे इतना पसंद आया वो गाना, गीत कितने गा चुकी हूँ इस सुखी जग के लिए, आज रोने दो मुझे पल एक अपने भी लिए। गायिका आशा भोसले। उसके दूसरी तरफ था, अम्बुआ की डाली बोले काली कोयलिया, आजा सजनवा हमार। मुझे गीत कितने गा चुकी हूँ ये दिमाग में भर गया। गीतकार का नाम देखा तो उस समय गीतकार का नाम नहीं आता था, ढूंढा, कंपनी वालों से पूछा तो मालूम पड़ा भरत व्यास। संगीतकार वो भी नहीं मालूम, तो फिर मालूम पड़ा निखिल घोष जी। निखिल घोष माने हुए संगीतज्ञ थे। मैंने वो गीत कितने गा चुकी हूँ, मेरे ख्याल से हर दूसरे दिन मैं बजाने लगा। मुझे बहुत पसंद आया होगा। मन्ना डे साहब का नथली से टूटा मोती रे, ये कौन चला, मुकेश साहब का सुर की गति में क्या जानूं, एक भजन करना जानूं। ऐसे ऐसे गाने थे उस समय के जो आज के लोगों को याद भी नहीं होंगे। वो बजाते बजाते एक दिन ड्यूटी रूम में फ़ोन आया, मैं आशा भोसले, ये जो गैर फिल्मी गानों का कार्यक्रम कर रहा है वो कौन आदमी है।
अब उस समय नाम नहीं बोलते थे, ड्यूटी ऑफिसर ने भी नाम नहीं बताया। उसने कहा जी नाम नहीं बता सकते हम। तो अच्छा, एक दिन माने हुए सारंगी वादक उस्ताद शकूर खां साहब वो मेरे स्टूडियो में आए। अमा किशन साहब, अरे यार आप बहुत लकी हो। मैं क्या हो गया हुजूर? अरे देखो कौन मिलने आया है आपसे, ये है आशा भोसले जी, सिंगर। मैं तो खड़ा हो गया एकदम हाथ जोड़ के, सोचा ही नहीं था कि मेरे सामने आशा भोसले जी आएंगी। बोले क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा जी किशन शर्मा। तुम्हारी संगीत की समझ अच्छी है, मुझे अच्छा लगा, तुम मेरे गाने बहुत ज़्यादा बजाते हो, कभी मुंबई आओ तो मेरे घर जरूर आना। मैं जी वाह, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। अब ये मेरा सौभाग्य कहें या क्या कहें मुझे नहीं मालूम। 1964 में मैं भोपाल में ज्वाइन किया अगस्त में, और 66 में युद्ध हो गया। उस युद्ध के समय में रेडियो से लाइव प्रोग्राम जो ब्रॉडकास्ट होते थे, फिर जब समाचार पढ़ने शुरू किए तो नाम आने लगा, तो लोगों को लगा रहे ये वो है। समाचार पढ़ने की स्टाइल भी बड़ी उस समय सीधे करती सीधे थी। देखिए आज जो है वो समाचार पढ़े नहीं जाते, चिल्लाए जाते हैं। आकाशवाणी में भी नहीं, हर जगह अभी जैसे वो स्टाइल हुआ करती है, या अब भी वो चलती है, ये नहीं, आकाशवाणी हाँ, है। वो स्टैंडर्ड वही है। लेकिन अगर आप बाकी चैनल्स देखें तो वो शुरू ही होते हैं ये आकाशवाणी है, ऐसा बोलना लगा, जबकि वो नहीं होना चाहिए। तो आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अगर बता पाएं कि आप ये मान लीजिए कि आप अभी आकाशवाणी के स्टूडियो में हैं जी, और आप जो हमारे दर्शक हैं उनको आप श्रोता समझिए और आप समाचार कोई सुना रहे हैं, तो किस तरीके से आप शुरुआत अब करते मैं हो? आपको उसकी मज़ेदार घटना बता देता हूँ। शायद किसी भी ब्रॉडकास्टर के जीवन में ये मौका नहीं आया होगा जो मेरे जीवन में आया। उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, हो गया, ईश्वर की अजीब लीला है। मैं न्यूज़ पढ़ रहा था और समाचार आया। उस समय टेलीप्रिंटर पे न्यूज़ आती थी कि मद्रास के मुख्यमंत्री अन्नादुरई साहब का, सीन नादुरई साहब का निधन हो गया। न्यूज़ एडिटर साहब दौड़ते हुए आए, सब लेकर मटेरियल। उन्होंने कई लोगों के शोक संदेश भी इतनी सी देर में रिकॉर्ड कर लिए। जब बिल्कुल न्यूज़ ख़त्म होने को थी तो आखिर में हम बोलते थे कि अब आज के मुख्य समाचार फिर से सुन लीजिए। तो मैंने कान में ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई दौड़ते हुए आ रहा है। तो पलट के देखा तो मेहता साहब खड़े थे, वो न्यूज़ रिपोर्टर थे, चीफ न्यूज़ रिपोर्टर। उनको इशारा किया, मर गए। मैं क्या हो गया? हम सब मर गए, अन्नादुरई जिंदा है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने माइक खोला, अभी अभी समाचार मिला है कि श्री अन्नादुरई का निधन नहीं हुआ है, उनकी तबीयत खराब है। अभी तक दिए हुए समाचार के लिए हम क्षमा चाहते हैं और अब आज का समाचार बुलेटिन समाप्त करते हैं। तो 3 बार मैंने बड़े नेताओं को मारने की घोषणा की, उनके पुनर्जीवन की घोषणा की और फिर से उनकी मृत्यु की घोषणा की। ये शायद किसी के भी जीवन में नहीं हुआ होगा। अब इसको मैं अपने लिए भाग्यशाली बात मानूं या क्या हुआ, लेकिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, क्योंकि ऐसा किसी प्रसारणकर्ता के जीवन में नहीं हुआ होगा। और ये क्या किस्सा था कि आपकी जो आदत थी कि आप इंटरव्यू लेने जाते थे, लेकिन क्वेश्चन जो है वो आप नहीं, मेरा एक अजीब, लिखते नहीं थे और नहीं, लता दीदी का आप इंटरव्यू करने गए और पहला ही सवाल आपने इस तरीके से दाग दिया। देखिए उस समय क्या था, मैंने कहा ना रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, सब कुछ लाइव होता था। तो किसी को कुछ कहने और काटने और करेक्ट करने का अवसर नहीं मिलता था।
आपको डायरेक्ट बोलना है। लता जी से मेरे बड़े अच्छे संबंध थे और रेडियो की वजह से सारे गायक, सारे गीतकार, सारे संगीतकार उनसे घर जैसे ताल्लुक बन गए थे। और सही बात यह है कि मैंने किसी से कोई फेवर नहीं लिया, इसलिए मेरे रिलेशन बने रहे। तो लता जी को मैंने प्रार्थना की कि भाई आपका इंटरव्यू करना है, पर मैं इंटरव्यू नहीं देती। मैं ले रहा हूँ इंटरव्यू, अच्छा सोच के बताती हूँ। तो एक दिन फिर उन्होंने कहा ठीक है तुम करोगे तो करो, क्योंकि तुम्हारी संगीत की समझ अच्छी है। आ गई वो, हमारे डायरेक्टर साहब, डायरेक्टर जनरल साहब सब बूथ में मौजूद। पहला सवाल ही मैंने कर दिया, मैंने कि भाई लता मंगेशकर जी एक ऐसी गायिका हैं जिन्होंने अपनी आवाज़ के माध्यम से एक बच्ची, एक बहन, एक प्रेमिका, एक पत्नी, एक माँ, एक दादी, एक नानी, सारे रोल उन्होंने अदा किए अपनी आवाज़ से। लेकिन मैं लता जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आवाज़ के माध्यम से तो आपने सारे रोल निभा दिए, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में ना आप पत्नी बनी, ना आप माँ बनी, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आप अपूर्ण रह गई हैं? क्योंकि नारी पूर्ण तब मानी जाती है जब माँ बनती है। एक सेकंड को तो लता जी का चेहरा देखने लायक हो गया, लेकिन लाइव है। तो बोले नहीं वो क्या है, देखिए ये चीज़ें तो ईश्वर के हाथ की हैं, संबंध वहाँ से बनते हैं, हमारे हाथ में नहीं होते। और वैसे देखिए तो मेरे घर में जितने बच्चे हैं भाई बहनों के, वो मेरे ही बच्चे हैं, सब मुझे मानते हैं। तो मैंने सारे रिश्ते जिए हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आगे बड़े अच्छे अच्छे सवाल करता रहा मैं। इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद लता जी माइक बंद हुआ और बोले तुझे तो मैं बाद में देखूंगी। मैंने कहा नहीं, मैं कुछ गलत हुआ तो बोलिए। नहीं, बोले आगे के सवाल बहुत अच्छे थे, सब संगीत से जुड़े हुए थे, पहला सवाल ऐसा क्यों किया। लेकिन उसके बाद लता जी से इतने घनिष्ठ संबंध हो गए कि अगर मैं थोड़े दिन ना जाऊं तो वो फ़ोन करके कहते थे भैया चाय पीने आओ ना। इतना, कभी कभी बोलना बंद कर देते थे, नाराज़ हो जाती थी, थोड़े दिन नहीं बात करेंगे, फिर फ़ोन आएगा, क्या हो गया, आए नहीं इतने दिन। तो ऐसे रिश्ते बनते गए और ये रेडियो की वजह से बने। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि भारत में प्रसारण तो 1921 में शुरू हो गया था, उसके बाद रेडियो क्लब बने, फिर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस शुरू हुई, और उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो ये नाम देकर सरकारी प्रसारण शुरू हुआ। तो उसको 90 साल हो रहे हैं अभी, और उसी के परिप्रेक्ष्य में हम आज बातचीत भी जी कर रहे हैं। जी। तो 90 साल वैसे हो रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो को। आकाशवाणी नाम दिया बाद में। वैसे मैसूर में जो मैसूर के महाराजा थे, उनकी सहायता से एक इंजीनियर थे, उन्होंने वहाँ आकाशवाणी ये शुरू किया था। उन्होंने उस केंद्र का नाम आकाशवाणी रखा था, मैसूर। वही नाम रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने आकाशवाणी सुझाया कि ऑल इंडिया रेडियो हिंदी में नहीं कहा जाएगा, तो उसे आकाशवाणी बोलिए। तो वो 1957 में शुरू हुआ। तो ये आकाशवाणी जो नाम है रविंद्रनाथ टैगोर का दिया हुआ, सुझाया हुआ, दिया हुआ तो मैंने कहा ना, मैसूर में ऑलरेडी आकाशवाणी नाम से रेडियो चल रहा था, लेकिन सुझाया उन्होंने इसमें एक कविता भी लिखी थी आकाशवाणी टाइटल देके। तो वो सरकार ने मान लिया कि ऑल इंडिया रेडियो अंग्रेजी में कहा जाएगा, हिंदी में आकाशवाणी कहा जाएगा। वहाँ से ये आकाशवाणी का क्रम शुरू हुआ। अब विविध भारती अलग सर्विस हो गई। पहले दिल्ली में ही हेडक्वार्टर था विविध भारती का, और
केवल इसलिए बनाया गया था विविध भारती को कि सुगम संगीत, फिल्म संगीत, इनको बढ़ावा देने के लिए आकाशवाणी में क्लासिकल म्यूजिक को बढ़ावा दिया जाएगा। उस समय डॉक्टर बी.वी. केसकर साहब, वो सूचना प्रसारण मंत्री थे, वो खुद क्लासिकल गायक थे। तो उन्होंने बैन कर दिया था, फिल्मी गाना रेडियो से नहीं बजेंगे, हारमोनियम नहीं बजेगा, कोई लाइट म्यूजिक नहीं होगा, सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक होगा। उसका फायदा हुआ कि रेडियो सिलोन बन गया। सारे फिल्मी गाने वहाँ से बजने लगे। तो हम लोग बी.वी. केसकर साहब को रेडियो सिलोन का जन्मदाता मानते थे। अच्छा। और ये था कि एक आपने 45 साल की उम्र में नौकरी से अपने VRS ले लिया, जबकि आप विविध भारती में थे और विविध भारती की लोकप्रियता तो हमें मालूम है और उनके जो अनाउंसर हैं उनकी लोकप्रियता हमें मालूम है, और वो सब छोड़ के आपने नागपुर में बसना जो है एक तरीके से उसको चयनित किया। तो नागपुर से ऐसा क्या कुछ लगाव रहा? आप मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और ये भी किस्सा आपने कल मुझे जो है वो बताया कि किस तरीके से जब आप नागपुर आए और आपको टेलीफोन लेना था, गैस का कनेक्शन लेना था, राशन कार्ड बनवाना था, तो किस तरीके से आपने सबको पत्र लिखा नागपुर आने के बाद में, और वहाँ के बड़े बड़े अधिकारी जो हैं वो आपके पास में आए और एक तरीके से आपको वो सारी की सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो उपलब्ध कराई गई। एक दिन में हो गई। नहीं, क्या है, पहले चूंकि रेडियो पे नाम नहीं बोलता था, जब वसंत साठे साहब सूचना प्रसारण मंत्री बने तो मेरे बहुत अच्छे उनसे संबंध थे, और वो बड़े अच्छे नाटक कलाकार थे, नाटकों में आते थे, रेडियो में भी। वो सूचना प्रसारण मंत्री बने तो मेरी दोस्ती उनके बहुत करीब थी। एक दिन वो मुझे लेके प्रधानमंत्री जी के पास गए, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पास। बोले, मैडम, इसके प्रोग्राम इतने अच्छे होते हैं कि लोग पूछते हैं ये करता कौन है, अब हम किसका नाम बताएं? तो मिसेस गांधी मुस्कुराई, बोले, नागपुर की दोस्ती निभा रहे हो? हाँ, प्रोग्राम तो इसके अच्छे होते हैं, कभी कभी मैं सुन लेती हूँ। मैंने कहा, मैडम, आपको इतना समय है? तो उन्होंने इतना सा छोटा सा रेडियो दिखाया, मेरे पास ये हमेशा रहता है। बोले, अभी तुमने 2 अक्टूबर पे महात्मा गांधी जी के ऊपर फिल्मी गानों का प्रोग्राम किया, मैंने सुना, आखिर में मेरे ऊपर तमाशा मार दिया। मैंने आखिरी गाना बजाया था, सुन ले बापू ये पैगाम, मेरी चिट्ठी तेरे नाम, चिट्ठी में पहले लिखता तो उसको जो राम राम। उसमें पॉलिटिशियंस के ऊपर बड़ा भारी कटाक्ष किया गया है, नेता बन गए, दल बदलू, सबकी टोपी रहे उछाल। तो वो मैं थोड़ा सा चक्कर में आ गया। मुझे लगता था कि रेडियो सुनने वाले माने चाय की दुकान पर खड़े हैं, रिक्शा चलाने वाले, किसान के हल पे लगा हुआ रेडियो है ऐसे, या कारखानों में रेडियो बज रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री भी रेडियो सुन रही हैं, तो एक दिल में धक्का लगा। उसके बाद राष्ट्रपति जी ने जब मुझे सम्मानित किया, ज्ञानी जैल सिंह साहब, तो उन्होंने सम्मान करने से पहले भाषण देने के लिए खड़े हुए, तो उनके एडीसी ने लाके स्क्रिप्ट दी, तो ऐसा कागज़ उठा के यूँ फेंक दिया, आज के कार्यक्रम में लिखा हुआ भाषण नहीं होगा, आज हम दिल से बोलेंगे। उन्होंने कहा, मैं किशन शर्मा का छाया गीत सुनता हूँ, अगर मेरे से कभी चूक गया तो मेरा स्टाफ रिकॉर्ड करके मुझे दूसरे दिन सुनाता है, अच्छे प्रोग्राम करता है ये, इसका सत्कार करते हुए मुझे खुशी हो रही है। मैं तो हैरान ले गया कि राष्ट्रपति जी मेरा प्रशंसा कर रहे हैं। मैंने उनके पैर छू लिए। तो वहाँ से
एक ये तो माहौल बना कि मेरा नाम चल पड़ा, और मिसेस गांधी ने ही परमिशन दी थी कि नाम बोल सकते हो, लेकिन एक शर्त लगाई थी उन्होंने, किशन शर्मा खुद ये नहीं कहेगा मैं किशन शर्मा बोल रहा हूँ। इसके जो स्पेशल प्रोग्राम है, रेगुलर प्रोग्राम नहीं, स्पेशल प्रोग्राम में दूसरा अनाउंसर कहेगा कि आज का ये विशेष कार्यक्रम किशन शर्मा प्रस्तुत कर रहे हैं, बस। मिसेस गांधी थोड़े दिन वो बात चलती रही। जब उनकी सरकार बदली तो मैंने रेडियो पे डायरेक्ट बोल दिया, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, किशन शर्मा का नमस्कार। लोगों को ये लगा, अधिकारियों को, कि भाई इसके मिसेस गांधी से इतने अच्छे संबंध हैं, हो सकता है उन्होंने परमिशन दी होगी, क्योंकि नाम बोलने की परमिशन उन्होंने ही दी है। तो किसी ने मुझे टोका नहीं, वो चल पड़ा। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, किशन शर्मा नमस्कार, ये मेरा सिग्नेचर ट्यून हो गया। और इसमें एक मज़ेदार बात हो गई। एक दिन अमीन सायानी साहब ने खुद मुझे बताया, एक कार्यक्रम में उन्होंने, बिना का गीतमाला के कार्यक्रम में, उन्होंने कह दिया, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आपका दोस्त अमीन सायानी। अब ये भी जो है, ये आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, हाँ, ये टैगलाइन जो है, ये जनरली अमीन सायानी के नाम के साथ में ही जुड़ी जाती है, लेकिन ये एक्चुअल में आपकी है। एक्चुअल मेरी है। अमीन सयानी साहब बोलते थे, बहनों और भाइयों, आपका दोस्त अमीन सयानी हाजिर है। अच्छा। तो उनको हजारों पत्र आ गए। उस समय पोस्ट कार्ड लिखते थे लोग, और श्रोता संघ उस समय बहुत पावरफुल थे। अच्छा। पूरे हिंदुस्तान में श्रोता संघों के हम लोग एक तरह से दीवाने थे। आज भी मुझे कुछ श्रोताओं के नाम तक याद है, बचकामल सिंधी, पिंटू, चिंटू मस्ताना, क्या क्या नाम होते थे, पत्र भेजते थे। हाँ, उसमें झुमरी तलैया, हाँ, और भाटापारा, मजनू का टीला, ये जगह हमें मालूम भी नहीं थी, लेकिन पत्रों में लिखा आता था। और ऐसे ऐसे लिसनर्स थे कि पत्र छपे रहते थे, उसमें वो सिर्फ गाने के बोल लिखते थे और पोस्ट कर देते थे। पूरा पत्र छपा हुआ है, और नीचे एक लाइन लिखी रहती थी, अगर ये गाना नहीं है तो किसी भी गाने में हमारा नाम बोल दीजिए। तो अमीन भाई को हजारों पत्र आ गए कि आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, तो किशन शर्मा का वाक्य है, आप तो बहनों और भाइयों बोलते हैं, तो आप वही बोलिए, उसकी नकल मत कीजिए। तो अमीन भाई ने मुझे फ़ोन किया, बोले यार कमाल है, तुम्हारा कॉपीराइट हो गया ये। मैं साहब ऐसा कुछ नहीं है। बोले नहीं, मुझे, तुम आओ मेरे ऑफिस में, दिखाऊंगा। सैकड़ों हजारों लेटर आए हैं कि आप ये मत बोलिए। तो ये आवाज़ की दुनिया के दोस्तों वहाँ से शुरू हुआ, और लोग पसंद करते गए, नाम चलता गया। मैं उस ऊंचाई पर पहुंच गया कि जब राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया, आकाशवाणी पुरस्कार मिल गया, मैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिल गया, और फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल गया, तो मुझे लगा कि लाइफ टाइम अचीवमेंट हो गया ना, तो अब ख़त्म करो। और दूसरे एक दिमाग में मेरे क्लियर पिक्चर थी कि हर आदमी ऊंचाई पे जाता है, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह के बाद उसे नीचे उतरना पड़ता है। डाउनफॉल ज़रूरी है। मैं अपना डाउनफॉल खुद नहीं देखना चाहता था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि जब मैं टॉप पर हूँ तभी छोड़ दूँ। तो 45 साल की उम्र में ही मैंने रेडियो छोड़ दिया, जबकि मैं 65 साल की उम्र तक जा सकता था। ब्रॉडकास्टर को 60 के बाद भी 3 और 2 साल का एक्सटेंशन मिलता था, तो वो मिसेस गांधी की वजह से ही शुरू हुआ था। लेकिन मैंने 20 साल पहले छोड़ दिया, और मुझे ज़रा भी कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि वो नाम चलता रहा, और ये नाम आकाशवाणी की देन था। तो आपने 45 साल की उम्र में जब आकाशवाणी को छोड़ने का निर्णय लिया, तो उसके बाद में कोई और आपके पास में दूसरे रास्ते थे, कोई और अपॉर्चुनिटी थी, या कहीं और आपने अपनी सेवाएं दी? नहीं, मंच संचालन शुरू कर दिया था मैंने ऑलरेडी।
सभी गायक बड़े बड़े वो मुझे जानते थे और उनके कार्यक्रमों में अनाउंसमेंट करने जाता था, तो मैं रेडियो की परमिशन हर बार लेनी पड़ती थी कि मैं कार्यक्रम में जा रहा हूँ। बिना परमिशन नहीं जा सकते थे। मैं मुक्त हो गया रेडियो से, तो मैं खुलेआम सारे प्रोग्राम करने लगा। तो मोहम्मद रफ़ी साहब, मन्ना डे साहब, लता जी, आशा जी, मुकेश जी, तलत महमूद साहब, हेमंत कुमार साहब, महेंद्र कपूर साहब, किशोर कुमार साहब, सुरेश वाडकर जी तक सारे लोगों के कार्यक्रम आराम से करता रहा। तो मैं स्टेज के प्रोग्राम्स में एकदम बिजी हो गया, तो मुझे कोई कमी नहीं रही। अब पिछले 10 साल से मैं स्टेज प्रोग्राम में नहीं कर रहा, क्योंकि 81 साल का हो गया। अब कहाँ तक करूँगा। अब सच में एक ज़माना वो भी आया था, शायद लोगों को नहीं मालूम है, मेरे एक दोस्त ने, मेरे कलीग ने मेरी लोकप्रियता से चिढ़कर मुझे कुछ खिला दिया। अच्छा। नतीजा ये हुआ कि मेरा बोलना ही बंद हो गया, आवाज़ ही नहीं निकलती थी। तो जिसको लोग आवाज़ के लिए सुनते थे उसकी आवाज़ ही नहीं है, तो दिमाग में ये आया कि मैं सुसाइड कर लूँ, ख़त्म कर लूँ। कब की बात है ये 82। मेरे अधिकारी जितने थे वो चिंतित थे मेरे लिए, और मैं सबका दोस्त था। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे डायरेक्टर जनरल साहब मुझसे कहते थे, किशन जी मेरे ऑफिस में नहीं आना, क्योंकि वहाँ मैं डायरेक्टर जनरल हूँ, अपन बाहर मिलेंगे, अपन दोस्त रहेंगे। ये जो मेरे रिलेशन बनते गए, उसकी वजह से हर आदमी चिंतित हुआ कि वास्तव में कहीं सुसाइड ना कर ले। तो निर्णय ये लिया गया कि इसको प्रोग्राम प्लानिंग में रख दिया जाए। तो मुझे विविध भारती हेडक्वार्टर में प्रोग्राम प्लानिंग के लिए रख दिया गया। बोले बिसरे गीत, छाया गीत, बेला के फूल, जयमाला, इनके गाने क्या बजेंगे ये आप प्लान कीजिए। मेरे इंटरेस्ट का काम था, और ये भी मुझे छूट दी गई थी कि अगर मैं चाहूँ तो जो अनाउंसर प्रेजेंट कर रहा है उसे कुछ जानकारी भी दे दूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत जानकारी थी। वो मैं करने लगा, उससे मेरा जीवन बच गया, वरना शायद मैं उसी समय जा चुका था। एक आखिरी सवाल मेरा इस तरीके से है कि अब लता दीदी और आशा जी दोनों ही इस दुनिया में नहीं है। एक तरीके से इन्हें हम जानते हैं कि वो कह भी सकते हैं कि स्वर की ये सरस्वतियाँ हैं। सरस्वती को तो हमने देखा नहीं है, लेकिन इन्हीं के कंठों से निकले हुए सुरों को हमने सुना है। अब ये दोनों नहीं है। भारत के म्यूज़िक क्षेत्र के लिए इसको आप कितनी बड़ी क्षति मानते हैं, और क्या कुछ आपके अनुभव रहे हैं दोनों के साथ में? आपकी एक तरीके से घनिष्ठ, एक तरीके से जो है वो वार्तालाप रही हैं और संबंध रहे हैं, बड़े आत्मीय। देखिए, लता जी और आशा जी, मंगेशकर परिवार, एक लोगों का आरोप हमेशा लगता रहा है, लता जी, आशा जी ने दूसरे सिंगर्स को आने ही नहीं दिया, डोमिनेट किया है। मेरा नज़रिया दूसरा है। अगर मैं मास्टर दीनानाथ जी को सा मानूं, जो संगीत का मुख्य स्वर है, उसके बगैर कुछ नहीं होता, और माई मंगेशकर जी को पा मानूं, जिसके बगैर राग तो बन जाते हैं लेकिन वो दूसरा मुख्य स्वर है, तो रह गए रे गा मा धानी। उसमें लता मंगेशकर, मीना मंगेशकर, आशा भोसले, उषा मंगेशकर, हृदयनाथ मंगेशकर, इन पांचों को रख दूं तो सप्तक पूरा हो गया। अगर एक परिवार में ही पूरा सप्तक बैठा हुआ है तो उसका डोमिनेंस आवश्यक है, उसको मैं बुरा नहीं मानूं। ये मेरा नजरिया है, लोग कुछ भी कहें। लता जी के जाने से काफ़ी पहले उनका गाना बंद हो गया था। ये अलग बात है कि कुछ एक दो फिल्मों में मशीन से उनकी आवाज़ को सुधार कर पेश किया गया, लेकिन वो लता मंगेशकर नहीं थी। मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ।
आशा जी आखिर तक गाती रहीं और ये मेरा अपना सोचना है कि जो सर्वश्रेष्ठ शब्द थे, बहुत मधुर धुनें थीं, भावुक अभिनेत्रियों पर फिल्माए गए गाने थे, वो सब लता जी को मिले। लेकिन जो बचते गए वो गाने आशा जी को मिलते गए। तो मैं आशा जी की ज़्यादा तारीफ करता हूँ कि वो मल्टी टैलेंटेड थी। उन्होंने कोई एक तरह के गाने नहीं गाए, जो कहो वो तैयार है। इन दोनों के जाने से संगीत क्षेत्र का बहुत ही नुकसान हो गया और सही पूछिए तो वो पूरी पीढ़ी चली गई। मोहम्मद रफ़ी साहब, मन्ना डे साहब, मुकेश साहब, तलत महमूद साहब, हेमंत कुमार साहब, किशोर कुमार जी, महेंद्र कपूर जी, लता जी, आशा जी, गीता जी, शमशाद बेगम जी, सब चले गए। बचा कौन है? तो एकमात्र गायिका बची है सुधा मल्होत्रा पुरानी। उन्हें अब कोई जानता ही नहीं, भूल गए लोग, लेकिन वो बची हैं। बाकी सभी गए तो संगीत का वो युग वो समाप्त हो गया जिसमें लोग दिल से गाते थे, सुर में गाते थे। अब मशीन का गायन हो गया। किशन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपसे इतनी अच्छी बातचीत हुई, मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों तक ये बातचीत पहुंची होगी तो बहुत कुछ जानने समझने को मिला होगा उन्हें, ना केवल आपके बारे में बल्कि संगीत के क्षेत्र के बारे में। मैं चाहूँगा कि चलते चलते अगर इस प्रोग्राम को आप एंड करें, अपने अंदाज में एंड करें और रेडियो की स्टाइल में एंड करें कि अब हम बातचीत कर रहे थे और शुरुआत मैंने की, लेकिन इसको ख़त्म आप करें, तो आप आपके स्टाइल से इसे ख़त्म करें। अब मैं क्या कह सकता हूँ यूसीएन के देखने वाले और सुनने वालों को, शायद ये बातचीत पसंद आई हो, ना भी पसंद आई हो तो जानकारी तो मिली होगी। तो हम फिर इस विषय पर आगे चर्चाएं करेंगे। अगर आपको भी कुछ जानकारियां चाहिए या आपके पास जानकारियां हैं तो हमें भेजिए यूसीएन के मार्फत से, हम उन्हें शामिल करेंगे, आपसे फिर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।